Yes, Assalamualaikum viewers. This is me Abdul Rahman. Welcome once again my YouTube channel अब्दुल रहमान खान के नाम से। आज का हमारा मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है अगेन व्हाई मोस्ट एस्पिरेंट्स फेल इन करंट अफेयर पेपर। आपने देखा होगा जो एक की रोल प्ले करता है करंट अफेयर पेपर आपकी सीएसएस एग्जाम की जर्नी में। और आज जब जितने भी लास्ट 5 इयर्स के डिम्सीज अगर देख ले और गो थ्रू कर ले, उसमें स्टूडेंट्स जितने भी ज्यादा पढ़ ले, जितने भी पढ़ ले, the maximum score 14 करंट अफेयर आर लेस देन 40। उसकी वजह क्या है कि वो करंट अफेयर के पेपर में फेल हो जाते हैं। और आज हम कोशिश कर लेंगे कि वो कौन से मेजर मिस्टेक्स है जो स्टूडेंट्स कर लेते हैं करंट अफेयर्स पेपर अटेम्प्ट करते वक्त, और इसको हाउ टू रिजॉल्व इट, ताकि आप जब सीएसएस 2026 में अपियर होंगे इंशाल्लाह, सो व्हाइल नोइंग दीज पैरामीटर्स यू वॉन्ट कमिट again, or sorry, you won't make a mistake again in your current affair paper, and I assure you कि इंशाल्लाह आप 40 प्लस स्कोर कर लेंगे। So हम देखते हैं आज के जो क्वेश्चन है हमारा कि why most students fail in current affair paper and how to avoid it। The first and foremost जो मिस्टेक है जो स्टूडेंट्स ने समझा है या एक मार्केट से जो इन लोगों ने ऑब्जर्व की हुई है, the myth of knowing everything। सबसे जो फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट या जो एक बिगेस्ट मिस्टेक है जो स्टूडेंट्स करते हैं बस करंट अफेयर के हवाले से, वो ये समझते हैं कि बस मुझे सब कुछ आना चाहिए। द मिथ ऑफ नोइंग एवरीथिंग विच इज टोटली रॉन्ग। आपने इस मिथ से बिल्कुल निकलना है डियर एस्पिरेंट्स। यू कैन नॉट लर्न और मेमोराइज एवरीथिंग। इसका मिसाल मैं देता हूँ, जैसे रीजनल कॉन्फ्लिक्ट्स चल रहे, आप चाहते हैं कि अफगानिस्तान इशू, चाइना, सीपेक, यूएस, मिडल ईस्ट एंड सोन, जितने भी रीजनल कॉन्फ्लिक्ट्स हो रहे या चल रहे डे बाय डे, जो मतलब डेवलप्ड हो रहे, जो डेवलपमेंट्स एक ग्लोबल पॉलिटिक्स में हो रही है, सो आप चाहते हैं कि आई शुड नो और आई मस्ट लर्न एवरीथिंग, विच इज इम्पॉसिबल। दिस इज योर फर्स्ट एंड मेजर मिस्टेक जो आप कर रहे होते हो। सो द एग्जामिनर डज नॉट रिक्वायर that how much you know, और करंट अफेयर का पेपर इज नॉट अ पेपर दैट एग्जामिनर टेस्ट योर नॉलेज कि बच्चे को रीजनल कॉन्फ्लिक्ट्स पे, ग्लोबल पॉलिटिक्स पे, जियो पॉलिटिक्स पे या हाइड्रो पॉलिटिक्स पे कितना कमांड है। एग्जामिनर जस्ट टेस्ट द कैपेबिलिटी ऑफ योर थिंकिंग। आपने इस तरह समझना है जैसे आप बीइंग एक डिप्लोमेट, आप एक पॉलिसी एनालाइज कर रहे हो, अपने एक रिकमेंडेशंस दे रहे हो। सो दिस इज व्हाट आपने ये मिस्टेक नहीं करना है। जो स्टूडेंट्स का माइंडसेट बना हुआ है वो ये है कि लेट्स हैव रीडिंग ऑफ न्यूज़पेपर, इट्स द मोर यू रीड द मोर यू, मतलब जितना आप ज्यादा पढ़ लेंगे, जितना आप ज्यादा बुक्स पढ़ लेंगे, मैगजीन्स पढ़ लेंगे, उतना ही आप परफॉर्म कर लेंगे, विच इज टोटली रॉन्ग। एग्जामिनर जस्ट टेस्ट योर कैपेबिलिटी ऑफ थिंकिंग, योर कैपेबिलिटी ऑफ एनालिसिस। आप एनालिसिस किस तरह कर लेते हैं, जो ज़ाहिर बात है नॉट जस्ट बाय रीडिंग आप इसको गेन कर सकते हैं। सो आपने ये मिथ से निकलना है कि द मिथ ऑफ नोइंग एवरीथिंग इज ऑल अबाउट करंट अफेयर पेपर, विच इज इम्पॉसिबल। सेकेंड जो मेजर मिस्टेक्स स्टूडेंट्स करते हैं डियर एस्पिरेंट्स, लैक ऑफ स्ट्रक्चर एंड क्लैरिटी। इनका जो स्ट्रक्चर है करंट अफेयर के हवाले से, they are not knowing the structure, they are not knowing yet how to attempt the current affair paper। जब वो they consider the current affair paper पाकिस्तान जनरल, जैसे आप बस मुझे इंग्लिश आती है, आई कैन राइट 2 पैराग्राफ 3 पैराग्राफ्स एंड सो ऑन। सो इंग्लिश, सो करंट अफेयर का पेपर भी बस मुझे अफगानिस्तान की हिस्ट्री के बारे में पता है या चाइना सीपेक रूट में थोड़ा बहुत इसके जो फैक्ट्स है, लिस्ट ऑफ फैक्ट्स दे हैव मेमोराइज्ड, वो मुझे आते हैं। So this is what I can now elaborate and explain it. Sorry, this is totally wrong approach आप जो कर रहे हैं। So again I'll hear कि examiner को list of facts नहीं चाहिए, ठीक है। एग्जामिनर को स्ट्रक्चर चाहिए, स्ट्रक्चर एंड क्लियरिटी। आपकी एक रिकमेंडेशन क्या है इस इश्यू के हवाले से, रीजनल कॉन्फ्लिक्ट के हवाले से, कंसर्न टू सम पॉलिसी रिलेटेड, उसके हवाले से आपका अप्रोच क्या है। एग्जामिनर जस्ट नीड्स दिस। बेशक 2 और 3 फैक्ट्स आप यूज कर ले अपने पेपर में, दैट कैन हेल्प यू आउट, बट इट डज नॉट मीन कि आप मेमोराइज कर ले। अगेन आई विल बैक टू हियर कि मिथ ऑफ नोइंग एवरीथिंग। स्टूडेंट्स करते क्या है कि यार बस मैंने फैक्ट्स याद करने हैं, ये एग्जाम वाले दिन काम आएगा। रादर दे आर नॉट फोकसिंग कि यार स्ट्रक्चर को किस तरह इंप्रूव करना है, और करंट अफेयर का स्ट्रक्चर क्या होता है। सो रिमेंबर डियर एस्पिरेंट्स, आपने करना क्या है, इंट्रो, कंटेक्स्ट प्लस
core argument plus evidence oblique examples plus conclusion with way forward. कंक्लूजन आपने वे फॉरवर्ड के साथ देना है. डू नॉट रिपीट. स्टूडेंट्स की जो एक मेजर मिस्टेक्स वो करते हैं क्या है, जैसे इंग्लिश का पैराग्राफ उन्होंने सीखा है, जो इंग्लिश पेपर में वो इंट्रो लिखते हैं, सिमिलरली जो कंक्लूजन है दे रिपीट द आइडिया with different jargons, but here the examiner does not need repetition of words. आपने way forward देना है. अच्छा जी, sorry, one more option here, I forgot. core argument के साथ आपने analysis देना है. यहां पर मैं इसको लिख लेता हूं. Your own analysis जब आप कहेंगे तो आपका पेपर as compared to other aspirants will look different. So, dear aspirants, remember this is the structure of current affair कि आपका इंट्रोडक्शन होना चाहिए. अच्छा, अब मैं प्रैक्टिकली यहाँ पर आपको समझाऊंगा. दिस इज व्हाट, अगर आप मेरे यूट्यूब के फर्स्ट वीडियो को देख ले, ऑन द वेरी फर्स्ट डे आई डिड प्रॉमिस कि हमारा जो लेक्चर होएगा, यहाँ पर जो भी लेक्चर हम डिलीवर करेंगे, कोशिश करेंगे विद प्रैक्टिकल एग्जांपल आपको समझाने की कोशिश करें कि बता दे कि स्टूडेंट्स आप ये जो मिस्टेक करें, दिस इज एन एवरेज, दिस इज वेरी पुअर परफॉर्मेंस व्हाइल डूइंग इट. सो ये मैं प्रैक्टिकली आपको बताऊंगा कैसे. फर्ज करें हमारे पास कोई क्वेश्चन है, पास्ट पेपर का कोई क्वेश्चन उठा लेंगे, उसमें इंट्रो किस तरह लिखा जाता है, व्हाट इज इट मीन कंटेक्स्ट, यानी आपने थोड़ा बहुत बैकग्राउंड इस चीज के हवाले से किस तरह देना है, कोर आर्गुमेंट आपने किस तरह डेवलप करने हैं उस पेपर में, एनालिसिस. स्टूडेंट्स के माइंड में जब एनालिसिस का वर्ड आ जाता है दे गेट कंफ्यूज्ड कि सर अब मैं अपनी एनालिसिस किस तरह डेवलप करूं व्हाइल नोइंग एवरीथिंग. एविडेंस एग्जांपल्स विद वे फॉरवर्ड किस तरह देने हैं, इसका मैं एक प्रैक्टिकल एग्जांपल यहाँ पर ड्राफ्ट करके आपको समझाऊंगा कि विदाउट हैविंग दिस स्ट्रक्चर. और दूसरा एग्जांपल, इसमें जब हम ये स्ट्रक्चर अप्लाई करेंगे देन डिसीजन इज योर्स. आप देख ले कि कौन सा बीइंग एग्जामिनर, जब आप एक एस्पिरेंट का पेपर एवेल्युएट कर रहे होंगे, चेक कर रहे होंगे, किसको आप एक गुड और अच्छा मार्क्स दे देंगे. सो डियर स्टूडेंट्स, इंशाल्लाह प्रैक्टिकली मैं इस चीज को एग्जीक्यूट करके आपको समझा दूंगा. So remember, lack of structure and clarity, students are unable to score higher in current affairs paper, therefore they get failed in it. Okay dear students, अब हम तो यहाँ पर देखते हैं जो हमारा थर्ड पॉइंट है, दैट इज जो मेजॉरिटी ऑफ स्टूडेंट्स मेक अ मिस्टेक और है कि इनकी जो वीक इंट्रो एंड कंक्लूजन होती है. यानी वीक इंट्रो कंक्लूजन से मुराद ये है कि आप जब स्टार्ट ले लेते हैं दैट इज टू फ्लेट. वो बिल्कुल एक सिंपल, एक जनरल, इट सीम्स लाइक अ समरी रादर एक आर्गुमेंट जो आप डेवलप करना चाहते हैं, जेनरिक लाइन से आप स्टार्ट ले लेते हैं या डेवलप कर लेते हैं. इसका मैं एक प्रैक्टिकल एग्जांपल यहाँ पर दे देता हूँ, आप ऑब्जर्व कर ले इसको. फर्ज करें आपका स्टार्ट है इंट्रो का, फॉरेन पॉलिसी ऑफ पाकिस्तान पे कोई लाइन आप जब लिखते हैं, पैराग्राफ शुरू कर लेते हैं. सी है आप शुरू में लिखते हैं पैराग्राफ के स्टार्ट में कि पाकिस्तान इज फेसिंग मेनी चैलेंजेस इन फॉरेन पॉलिसी. नाउ दिस इज व्हाट ट्रू जेनेरिक, कि पाकिस्तान इज फेसिंग मेनी चैलेंजेस इन फॉरेन पॉलिसी. सो एज कंपेयर टू दिस जेनेरिक स्टाइल, टू फ्लेट स्टाइल, रादर डू व्हाट, डिफाइन इट. आपके जो स्कोप है उसके आर्गुमेंट को बिल्ड कर ले कि एग्जामिनर को पता चल ले कि व्हाट इज योर आर्गुमेंट. Rather define the scope of your argument. Instead, यही जुमला जो आप टू फ्लेट स्टार्ट ले लेते हैं, इसको आपने इस तरह लिखना है. This is what makes the difference. Pakistan's foreign policy is increasingly shaped by the competing interests of major powers, making strategic neutrality both a necessity and a challenge. अब एज कम्पेयर टू दिस वन आपको यहाँ पर पता चल जाएगा कि एक जो एकेडमिक जॉर्गन्स है वो आपने इस्तेमाल किए हैं, और एक जो मतलब जो स्टार्ट आपने ली है उसमें आप क्या बता रहे हो, द स्कोप ऑफ योर आर्गुमेंट बता रहे हो कि पाकिस्तान फॉरेन पॉलिसी इज इंक्रीजिंगली शेप्ड बाय व्हाट, बाय द कंपीटिंग इंटरेस्ट ऑफ मेजर पावर्स. अब यहाँ पर देखो कोई ना मेजर पावर की आप जिक्र कर रहे हो, ना कोई स्ट्रेटेजिक वर्ड्स, टर्म्स या लॉजिक या सेंस की आप जिक्र कर रहे, जबकि यहाँ पर है मेकिंग स्ट्रेटेजिक न्यूट्रलिटी बोथ अ चैलेंज एंड नेसेसिटी.
ओके, नेक्स्ट जो एक पैरामीटर है कि वाई स्टूडेंट्स या स्टूडेंट्स फेल इन करंट अफेयर पेपर इग्नोरिंग एनालिटिकल डेप्थ. Dear students, this is the very biggest प्रॉब्लम या रीजन कि स्टूडेंट इस चीज को इग्नोर कर लेते हैं कि एनालिटिकल डेप्थ को वो अवॉइड कर लेते हैं. नेक्स्ट, अच्छा इस पर मैं आपको प्रैक्टिकल समझाऊंगा. मतलब एनालिटिकल डेप्थ का मतलब ये है कि आप क्या कर लेते हो, जो स्टूडेंट्स फोकस करते हैं वो फोकस करते हैं किस चीज पर, व्हाट पर, बल्कि जबकि एग्जामिनर रिक्वायर्स या नीड्स व्हाट, व्हाई आल्सो, कि व्हाई इट हैपेंड या व्हाई इट हैपेंस. सो दिस इज व्हाट योर एनालिटिकल डेप्थ. आप इस चीज को अवॉइड कर लेते हो. सो इसके लिए जब आप एक फ्रेम यूज करते हो, स्ट्रक्चर यूज करते हो, आपने कोशिश करना है डियर एस्पिरेंट हमेशा जो एक फ्रेम आप यूज करते हो, इसके लिए फ्रेम क्या होना चाहिए, हमेशा आप रियलिज्म पर होना चाहिए. ग्लोबलाइजेशन, इकोनॉमिक डिपेंडेंसी, इकोनॉमिक डिपेंडेंसी, इनका कनेक्शन होना चाहिए आपके पास में. जब भी आप कोई एनालिटिकल डेप्थ या कोर आर्गुमेंट्स अपने बिल्ड कर रहे हो बेस्ड ऑन रियलिज्म, ग्लोबलाइजेशन, इकोनॉमिक डिपेंडेंसी, इस टर्म्स का या इनके जो कोर कॉन्सेप्ट्स है, या ग्लोबल पावर्स, ग्लोबल पावर्स, अब इनका क्या हो, कनेक्शन होना चाहिए आपस में. नेक्स्ट क्या है, पुअर यूज ऑफ एविडेंस. जो आपके एविडेंस है, यानी आप फैक्ट्स बयान नहीं कर पा रहे हो तो जो या फैक्ट्स लिख लेते हो उनका रेफरेंस नहीं देते हो. जैसे फर्ज करें यूएनडीपी है, आईएमएफ डेटा है आपके पास, वर्ल्ड बैंक का डेटा है आपके पास, इनका आप रेफरेंस सही तरह से नहीं देते हो. दिस मेक्स रूट क्लियर के आप फेल हो जाते हो करंट अफेयर के पेपर में. नेक्स्ट हमारे पास है, अब अच्छा जी, अब इसके अलावा नेक्स्ट हम यहाँ पर देखते हैं ट्रांजिशन टू प्रैक्टिकल एग्जांपल. यानी हम एक प्रैक्टिकल एग्जांपल यहाँ पर मैं ड्रा कर लेता हूँ, जो एक एवरेज पैराग्राफ होता है और एक स्ट्रक्चर पैराग्राफ, जिसमें हम एनालिटिकल डेप्थ को भी एक्सप्रेस कर लेंगे, जिसमें हम एक प्रॉपर स्ट्रक्चर को भी यूज करेंगे. एंड वी विल अप्लाई दिस आल्सो कि इंट्रो किस तरह होगा, कंटेक्स्ट, कोर आर्गुमेंट, एनालिसिस हम किस तरह बिल्ड कर लेंगे इसमें. ओके डियर स्टूडेंट्स, अब यहाँ पर हम देखते हैं मैंने एक ड्राफ्ट लिखी हुई है. ये वो ड्राफ्ट है जो स्टूडेंट्स लिखते हैं एंड दे आर नॉट एबल टू स्कोर हाई. मैक्सिमम 30 से 35 के मार्जिन में वो स्कोर कर लेते हैं. उनकी फेलियर की रीज़न क्या होती है या लो स्कोर की रीज़न क्या होती है? उन लो स्कोर की रीज़न ये इस तरह का पैराग्राफ होता है. और जब आप प्रैक्टिकली इस पैराग्राफ को देख लेंगे तो आप अपने आप को एवेल्युएट कर ले, एसेस कर ले कि यस, मैं भी तो इसी तरह लिखता हूँ. सो दिस सॉर्ट ऑफ पैराग्राफ या राइटिंग या अप्रोच अगर आपकी है एग्जाम में, सो दिस इज टोटली नॉट रिकमेंडेबल कि आप इस तरह का अप्रोच अडॉप्ट करके करंट अफेयर का पेपर अटेम्प्ट कर ले. अब इस ड्राफ्ट को देखते हैं जो मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स लिखते हैं. जैसे मैंने कहा था कि मेजर दे थिंक यार द मिथ ऑफ नोइंग एवरीथिंग. अब वो चीज़ यहाँ पर नहीं है सर. यहाँ पर मेरे पास एक सवाल है, देखते हैं कि हाउ कैन पाकिस्तान बैलेंस इट्स रिलेशंस बिटवीन द यूएस एंड चाइना. यानी पाकिस्तान चाइना और यूएस के दरमियान अपना रिलेशन या बैलेंस को किस तरह बैलेंस रख सकता है. हाउ कैन पाकिस्तान बैलेंस इट्स रिलेशंस बिटवीन द यूएस एंड चाइना. अब फर्ज करिए ये सवाल आपके पास आ गया, सो आप स्टार्ट किस तरह होती है. आप जब इंट्रो पैराग्राफ लिख लेते हो, मतलब आपसे मुराद यानी मोस्ट ऑफ जो स्टूडेंट्स लिखते हैं, और फिर जब लेटर ऑन वो अपना डीएमसी देखते हैं कि यार मैंने पेपर बहुत अच्छा अटेम्प्ट किया था लेकिन मेरा स्कोर क्यों कम आया, उसका रीज़न ये है. इस तरह का ड्राफ्ट जब आप लिखते हैं, दिस इज व्हाट द मेन कॉज ऑफ योर फेलियर इन योर करंट अफेयर पेपर. अब देखते हैं इसमें वीक एरियाज कौन से है.
if not visible, मैं read out कर लेता हूँ so that you can also write it. Pakistan has good relations with both US and China. The US has been helping Pakistan since independence and supported it in defense and development. अब यहाँ पर देखिए जो आपका स्टार्ट है that is too late. जैसे मैंने शुरू में कहा था कि आपका फ्लेट स्टार्ट नहीं होना चाहिए. पाकिस्तान हैज गुड रिलेशंस विद बोथ यूएस एंड चाइना. द यूएस हैज बीन हेल्पिंग पाकिस्तान सिंस इंडिपेंडेंस, सपोर्टेड इन डिफेंस एंड डेवलपमेंट. China is Pakistan's all-weather friend. China is Pakistan's all-weather friend and helped in building CPEC. This relation with the US are sometimes tense due to Afghanistan and terrorism issues. On the other hand, China has always supported Pakistan on Kashmir and defense. Next, Pakistan should try to keep good relations with both and avoid taking sides. In conclusion, our conclusion को भी देख लीजिए dear friends. In conclusion, Pakistan should continue to cooperate with countries for its economic and security interests. इस तरह का पैराग्राफ अगर आपका अप्रोच है करंट अफेयर पेपर में, पर्टिकुलरली सीएसएस या पीएमएस एग्जाम के हवाले से, तो डियर स्टूडेंट्स ये बिल्कुल भी रिकमेंडेड नहीं है. अब इसमें फ्लॉज क्या है, इन फ्लॉज को आप ऑब्जर्व कर लेते हैं. यहाँ पर जो मैंने पॉइंट आउट की है, एक तो ये फ्लॉज आप देख लेंगे. दूसरा, अब जो एक रिकमेंडेड पैराग्राफ है किस तरह लिखा जाता है इसी क्वेश्चन पर, वो भी मैं आपको लिख करके दिखा देता हूँ. नाउ फिर आप कंपेयर कर ले दिस एक पुअर पैराग्राफ को एक स्ट्रॉन्ग पैराग्राफ को कि विच वन डू यू रिकमेंड. अब इसमें क्या फ्लॉज है, नो एनालिटिकल फ्रेमवर्क. अब यहाँ पर कोई एनालिसिस आपको या डेप्थ ऑफ एनालिसिस नजर नहीं आ रहा है कि एस्पिरेंट्स ने खुद ही अपनी कोई एनालिसिस दी हो, अपनी कोई मतलब वे फॉरवर्ड दी हो. रिमेंबर डियर एस्पिरेंट, जब भी आप करंट अफेयर का पेपर अटेम्प्ट करते हैं, सो कंसिडर योरसेल्फ जैसे आप एक शॉर्ट पॉलिसी रिकमेंडेशंस दे रहे हो किसी चीज के बारे में, आपकी जो एक अप्रोच है दैट शुड बी सेंसाइज्ड, यानी वो एक आर्गुमेंट प्रोड्यूस कर ले, आर्गुमेंट क्लियरली दिखा दे एग्जामिनर को कि दिस इज व्हाट माय आर्गुमेंट बीइंग डिप्लोमेट, ये पॉलिसी रिकमेंडेशंस में दे रहा हूँ इस इश्यू पर. कंटेक्स्ट भी आपने बताना है. अब यहाँ पर देखो कंटेक्स्ट कुछ नहीं है डियर स्टूडेंट्स. इंट्रो है दैट इज टू फ्लेट, कंटेक्स्ट आपको नजर नहीं आ रहा है. कोर आर्गुमेंट्स, अब यहाँ पर जो एस्पिरेंट्स के एक अपनी आर्गुमेंट है वो आपको बिल्कुल नजर नहीं आ रही, कोई फैक्ट्स वो बिल्कुल आपको नजर नहीं आ रहे. सो रीजन क्या है कि देयर इज नो एनालिटिकल फ्रेमवर्क, नो रेफरेंस टू चेंजिंग ग्लोबल ऑर्डर. अब ग्लोबल ऑर्डर का यहाँ पर कोई जिक्र हो नहीं रहा, बट जनरल एक स्टेटमेंट इसने लिखी है, रिपिटेटिव लैंग्वेज है, नो पॉलिसी डेप्थ, रीड्स लाइक अ न्यूज़पेपर समरी. मतलब दिस जस्ट सिंपली जैसे आप डाउन न्यूज़पेपर पढ़ते हैं, एक कॉलमनिस्ट या राइटर जब लिखते हैं, सो आपको वो एक समरी नज़र आ रही है कि पाकिस्तान और इसके बारे में है. लेकिन जो सवाल है कि पाकिस्तान किस तरह अपना रिलेशन बैलेंस कर सकता है इन दो मेजर पावर्स के दरमियान. सो दिस इज व्हाट ऑब्वियसली ये ग्लोबल पावर चेंज है, लेकिन यहाँ पर पैराग्राफ में बिल्कुल नज़र नहीं आ रहा. पॉलिसी डेप्थ या कंक्लूजन में कोई वे फॉरवर्ड आपको नजर नहीं आ रहा कि उसको क्या करना चाहिए और किस तरह करना चाहिए. सो दिस इज व्हाट ये एक पुअर पैराग्राफ है डियर स्टूडेंट्स, जो बिल्कुल भी रिकमेंडेड नहीं है. अगर आप इस तरह का अप्रोच इस्तेमाल करते हैं तो ऑब्वियसली आपका स्कोर, आई डू नॉट एक्सपेक्ट कि आप 30 या 40 से क्रॉस कर ले. अब मैं एक दूसरा पैराग्राफ लिख लेता हूं जिसमें यू विल सी एंड ऑब्जर्व कि किस तरह हम ये सब चीज़ें पॉलिसी डेप्थ एंड एनालिटिकल फ्रेमवर्क उसमें अप्लाई कर लेंगे. ओके डियर स्टूडेंट्स, अब यहाँ पर हम देखते हैं जो हमारा एक दूसरा आंसर है, जो एक सैंपल है, सैंपल 2. जो पहला वाला था दैट वाज सैंपल 1. अब सैंपल 2 में हम देखते हैं कि किस तरह एक एस्पिरेंट अटेम्प्ट कर लेता है पेपर को. अब ये एक एनालिटिकल आंसर है, एनालिटिकल पैराग्राफ है, विच इज ऑब्वियसली हाई स्कोरिंग. जो सैंपल 1 था दैट इज नॉट हाई स्कोरिंग. अब इसने किस तरह अटेम्प्ट किए देखते हैं. The strategic rivalry between US and China has placed Pakistan in a delicate position. While Washington remains crucial for financial stability and global legitimacy, Beijing represents long-term strategic and infrastructure investment through CPEC.
आप एक दूसरा पैराग्राफ का टाइटल आप दे सकते हो या इसी को जब आप कंटिन्यू कर ले. सो बैलेंसिंग दीज रिलेशंस requires a policy of strategic flexibility rather than alignment. अब ये एक एडवाइस, ये अपना एक रिकमेंडेशन दे रहा है. जो एक स्टूडेंट है, बजाय कि वो एक रिपोर्टर बने, जो सिंपल वन था, दैट सीम्स लाइक रिपोर्टर यू आर, लेकिन एग्जामिनर डज नॉट नीड योर रिपोर्ट, ही नीड्स योर पॉलिसी रिकमेंडेशंस कि आप बीइंग ए सीएसएस एस्पिरेंट कोई पॉलिसी रिकमेंडेशन इस तरह के क्वेश्चन पर टॉपिक पर दे सकते हैं या नहीं. सो यहाँ पर आप देख ले किस तरह एक स्टूडेंट पॉलिसी रिकमेंडेशन दे रहा है. बैलेंसिंग दीज रिलेशंस requires a policy of strategic flexibility rather than alignment. अब यहाँ पर देखिए, this is what policy of strategic flexibility एक point, एक recommendation student ने दी है. Pakistan must strengthen institutional diplomacy, diversify its economy to reduce dependence, and engage multilaterally through regional forums like ASEO and ASEAN dialogue partnerships. At the global level, अब ये जो ग्लोबल ऑर्डर की बात हो रही है, पाकिस्तान should project itself as a bridge for dialogue rather than a camp follower. So this can be done by adopting issue-based cooperation. अब यहाँ पर देखिए डियर स्टूडेंट्स, जो स्टूडेंट ने 2 रिकमेंडेशन दी है. अब यहाँ पर सिंपल 1 और सिंपल 2 में फ़र्क क्या है? सिंपल 1 और सिंपल 2 में फ़र्क ये है, जो सिंपल 1 था वहाँ पर स्टूडेंट की जो एक अटेम्प्ट थी वो इस तरह दिख रही थी जैसे एक रिपोर्टर कोई चीज़ बयान कर रहा हो. यहाँ पर जो एक रिफ्लेक्शन दे रहे स्टूडेंट की जो एक पैराग्राफ है या जो राइटअप है, दैट इज़ लाइक अ पॉलिसी एनालिस्ट. सो करंट अफेयर के पेपर अगर आपने पास करना है, अगर आपने उसमें अच्छा स्कोर लेना है, सो बी लाइक अ पॉलिसी एनालिस्ट रादर रिपोर्टर. अब यहाँ पर इसने पॉलिसी जो एक एनालिसिस दी है, 2-3 पॉइंट्स मेजर दिए हैं. नंबर 1, पॉलिसी ऑफ स्ट्रेटेजिक फ्लेक्सिबिलिटी. नंबर 2, through regional forums like ASEO and ASEAN dialogue partnerships. Number 3, bridge for dialogue. सॉरी, यहाँ पर देखिए, अब इसके जो कंक्लूजन में आप देख ले कि सोल्यूशन क्या है. How will it be resolved? Issue-based cooperation through counterterrorism and through climate finance and so on. So this is what, dear aspirants, कि आपने करंट अफेयर का पेपर अगर सॉल्व करना है और अगर अच्छे स्कोर से मार्जिन से पास करना है, so remember 2 things. आपने रिपीटिशन ऑफ लैंग्वेज नहीं करनी है. आपका जो कंक्लूजन है that should look like synthesize and a policy recommendation. Don't be a reporter. Don't draft your paragraph like a summary. General एक न्यूज़पेपर की summary की तरह do not draft your paragraph करंट अफेयर के पेपर में. Be like a policy analyst. ये 2-3 बात अच्छी तरह आप ज़हन में रख ले. So I hope and I assure you कि इंशाल्लाह आप एक हाई स्कोर करंट अफेयर के पेपर में करेंगे. दिस इज ऑल अबाउट रिगार्ड्स टुडेज क्वेश्चन टॉपिक के many of students fail in current affair paper. So these were the recommendations and solutions कि आपने how to avoid current affair के पेपर में फेल होने से. So thank you so much. See you in next topic.